हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जबकि इंडिविजुअल फाइट में सभी टॉप 8 पे आ चुके हैं, फिर ट्रेनिंग के टाइम पे तांग सांग मी गोंजी के स्पेशल पावर को कंडेंस कर देता है और इसके ब्लड लाइन को फ्यूज कर देता है। टीम बैटल में इसका सामना अब सबसे पावरफुल टीम के साथ में होने वाला था। अब आगे तांग सांग सोच रहा था कि कल इंडिविजुअल फाइट में ये शायद मानते के साथ में फाइट करेगा, मगर ये अभी ही इसके सामने आ चुका है, कल का जरूरत भी नहीं है। मी गोंजी इस टाइम पे चिंता करने लगती है और कहती है, हम क्या करें? तांग सांग कहता है, डोंट वरी, हमने जैसा प्लान किया था हम वैसा ही करेंगे, तुम बस फॉलो करना मेरे इंस्ट्रक्शंस को। ये भी तांग सांग पे ट्रस्ट करती है, तो फिर ये ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करती। इस टाइम पे स्टेज पे रेफरी भी आ जाता है और इस टाइम पे 2 रेफरी आते हैं और इन दोनों का पावर डीमन किंग लेवल पे है। तांग सांग और मी गोंजी ये दोनों ही अब आगे आते हैं स्टेज पे। इधर दूसरे साइड से मानते और मैंसी आती है। ये दोनों ही ब्रदर और सिस्टर है। आज का ये मैच है, इनका कल के मैच पे भी इफेक्ट डालने वाला है। अगर कोई इसमें इंजर हो जाता है फिर वो कल के इंडिविजुअल फाइट में भी पार्ट नहीं ले सकेगा। इस टाइम पे स्टेज पे 2 रेफरी भी है, एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है। तांग सांग जानता है कि इस मानते बंदे का पावर कितना है। इसने अपने आंखों से इसका फाइट को कल देखा था, तो इसे ये बात पता है। इस टाइम पे वीआईपी रूम में पीकॉक डीमन किंग भी बैठे हुए हैं और ये भी इस सीन को देख रहे हैं। तुरंत ही इनके पीछे से आवाज आता है, क्या लगता है तुम्हारी बेटी जीत सकेगी इस फाइट को? इस पे ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल। ये पर्सन कहता है, ये मानते डार्क डीमन एम्परर का ग्रैंडसन है और ये ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका टैलेंट को देखकर कहा जाता है कि ये फ्यूचर में क्रिस्टल डीमन एम्परर को भी चैलेंज कर सकता है उनके थ्रोन के लिए। इस पे पीकॉक डीमन किंग कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। ये पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी बेटी मारी भी जा सकती है? इस पे पीकॉक डीमन किंग कहते हैं, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये फिगर कोई और नहीं बल्कि जेंगफिंग डीमन एम्परर है। और ये कहता है, अगर तुम्हारी बेटी का टैलेंट अच्छा नहीं है फिर मैं इस पर कभी ध्यान भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये अच्छी है फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या हो सकता है। और तुम इसके व्हाइट टाइगर ब्लड को यूज कर मुझे डराने का ट्राई कर रहे थे कि व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर बीच में आ सकते हैं, वो नहीं आएंगे। किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि कैरी सिटी में क्या होता है। इस पे ये कहता है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है, समय आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैंने क्यों उसे चूज किया है। ये सुनकर जिंगफिंग डीमन एम्परर भी स्टंड होता है, ये भी समझ नहीं पाता कि ये क्या सोच रहा है। इधर स्टेज पे दोनों ही साइड अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। तांग सांग मी गोंजी के साथ में है और ये इसे अपने पीठ पे उठाता है और ये अपने चेस्ट पे हाथ रखने के बाद ये अपने बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे मी गोंजी के बॉडी में भी एनर्जी फ्लो करता है। इसे मी गोंजी भी फील करती है कि ये तांग सांग के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। इसके पावर के साथ में इसका डर और चिंता दोनों ही खत्म हो जाता है। इस टाइम पे फाइट स्टार्ट होते ही अब डार्क एलिमेंट का पावर भी और स्पेस का पावर भी दोनों ही एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। देखते ही देखते अब पूरा ही स्टेज 2 कलर से कवर हो जाता है, एक तो डार्क पर्पल कलर से और दूसरा सिल्वर कलर से। इधर मानते और मैंसी इन दोनों का बॉडी एयर में फ्लोट कर रहा है और इनसे काफी एनर्जी भी निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग डार्क एलिमेंट पावर। और ये पावर मी गोंजी की ओर आगे बढ़ता है, मगर सिल्वर स्पेस पावर ये डार्क एलिमेंट को रोक रहा है। मी गोंजी स्पेस डोर का भी यूज करती है। इस टाइम पे पूरा ही जगह डार्क पावर से कवर होता है और इस पावर में सिल्वर लाइट ग्लो कर रहा है। मानते और मैंसी इन दोनों के पीछे सिल्वर डोर ओपन होता है और इसमें से मी गोंजी इनके पीछे निकल कर आती है। इस टाइम पे ये दोनों भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं, हालांकि ये पैनिक नहीं करते। तुरंत ही मानते अपने स्वॉर्ड को निकालता है और शोइंग करता है। इससे डार्क पावर भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्पेस पावर को रोकता है। मी गोंजी भी फास्ट है रिस्पॉन्ड करने में और उसका भी पावर आगे आता है। एक जोरदार कॉलिजन होता है स्पेस और डार्क पावर का। इस टाइम पे तांग सांग और मैंसी ये दोनों ही ऐसा लगता है कि गायब हो चुके हैं। इधर ये दोनों साइड में अपना बैटल कर रहे होते हैं और इधर ये दोनों लगे हुए हैं। इस टाइम पे बैटल को देखकर कोई भी जज नहीं कर सकता कि कौन सा साइड जीतने वाला है। दोनों साइड का फर्स्ट कॉलिजन खत्म होता है और फर्स्ट कॉलिजन में मैंसी ये इंजर हो जाती है। ये देखकर मानते काफी सीरियस हो जाता है और ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को करने लगता है मी गोंजी के ऊपर में। इधर स्टेज पे जो रेफरी है ये भी इन 2 टीम के बैटल को देखता है और ये कहता है, ये बैटल तो एक गॉड लेवल का बैटल लग रहा है। गॉड लेवल के फाइटर भी इस तरह के फाइट नहीं कर सकेंगे जैसा कि ये 2 टीम कर रहे हैं। ये सोचता है ये टीम कैरी सिटी से है और इनके क्लैन से कोई भी अब तक ग्रेट डीमन एम्परर तक नहीं गया है, फिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इस टाइम पे मी गोंजी भी अपने फुल पावर में फाइट कर रही है। इससे पहले के बैटल में ये अपने फुल पावर को यूज नहीं की थी। रेफरी देखता है कि काफी पावरफुल शॉट लाइट मी गोंजी की ओर शूट हुआ है। तांग सांग के सपोर्ट के कारण से अपने क्लैन के मैजिकल स्किल को मी गोंजी कर पाती है। ये वैसा स्किल है जो कि एक गॉड लेवल पर जाने के बाद ही यूज किया जा सकता है। ये अपने फॉरहेड के गोल्डन सिंबल का यूज करती है, जो कि पीकॉक डीमन किंग ने भी यूज किया था जिंगफिंग डीमन एम्परर के साथ फाइट में। और उस फाइट में दोनों ही साइड इंजर भी हुए थे। मी गोंजी का आइस टाइम पे काफी साइन करता है सिल्वर कलर में और इसके अराउंड स्पेस एनर्जी भी पहले से काफी भयानक हो चुका है। इस स्किल को डाउज 1 भी कहा जाता है। पीकॉक रेस में कहा जाता है कि जब भी कोई भी इस स्किल का यूज करता है फिर वो सभी तरह के स्किल को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इस तरह के स्किल को देखकर वीआईपी रूम में भी दूसरे काफी हैरान होते हैं। इनमें से कोई भी सोच नहीं रहा था कि मी गोंजी भी इसे यूज कर सकती है। मी गोंजी जानती है कि ये स्किल तब तक यूज नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये गॉड लेवल पे ना चली जाए, लेकिन ये सूर्य के पावर के कारण से इस तरह के स्किल को भी इस लेवल पे होने पे भी रिलीज कर पा रही है और अगर ये बाद में इसे करना चाहे फिर ये होगा भी
अभी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अभी ये कितना ज्यादा इसे यूज करने वाली है। इस स्किल को चार्ज करने में भी समय लगता है। तांग संग के कारण से मी गोंजी एक गॉड लेवल के फाइटर से कम नहीं है। कल ये तांग संग से पूछी थी ये दो ब्लड लाइन को एक साथ में यूज क्यों नहीं कर सकती है, और लास्ट टाइम तांग संग ने इसके साथ प्रैक्टिस करने के टाइम पे इसका ब्लड लाइन का प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है, इसका ब्लड लाइन को फ्यूज करके। ये सोचती है जब से ये शूरा से मिली है, शूरा इसका हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, इसके पास आते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इधर मानते ये काफी खुश है इस तरह के डेवलपमेंट को देखकर। ये अपने क्लाइंट में ज्यादातर गॉड लेवल फाइटर से ही फाइट किया करता है। ये अपने कल्टिवेशन को काफी टाइम से कंसंट्रेट कर रहा था, जिसके कारण से अब तक ये गॉड लेवल पे नहीं जा सका है। मी गोंजी को देखकर इसका ब्लड भी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, इसका डार्क डोमेन भी निकल कर सामने आता है और ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसका स्पिरिचुअल पावर भी सामने आता है और इसका स्पिरिचुअल पावर भी कम नहीं है। इसका स्पिरिचुअल पावर से सोल वाइब्रेट भी करना स्टार्ट कर देता है। इधर मी गोंजी अपने सिल्वर लाइट को कंडेंस करती है और एक बड़े से शॉट में बदल देती है। पूरा ही स्काई अब कवर होने लगता है डार्क क्लाउड से, सिल्वर पावर के कारण से, और ये अटैक भी मांटे की ओर आगे जाता है। ये देखकर मांटे अपने डार्क पावर को रिलीज करता है और जब ऐसा होता है फिर पूरा ही स्टेडियम पूरे तरह से ब्लैक डार्कनेस में कवर हो जाता है। अभी का फाइटिंग सीन को देखकर सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा सरप्राइज है। इधर रेफरी भी काफी ज्यादा सरप्राइज है और ये जानता है कि अभी ऊपर में जो क्लाउड गैदर हो रहे हैं इनमें जो थंडर है वो ऐसा लगता है कि थंडर ट्रिबुलेशन हो, और ऐसा लगता है कि मी गोंजी एक गॉड लेवल पर जाने वाली हो। अगर ये गॉड लेवल पर चली जाती है फिर ये इस फाइट को तो जीत जाएगी, मगर एट द सेम टाइम ये कंपटीशन में आगे पार्ट नहीं ले सकेगी। जबकि ये गॉड लेवल की फाइटर बन जाएगी तो फिर इटर्नल नाइट स्काई पूरे ही स्काई को कवर कर लेता है और मानते के हाथ में इसका लाइटनिंग स्पीयर आता है और ये इस स्काई में शूट करता है, जो कि थंडर ट्रिबुलेशन क्लाउड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर तांग सांग इसके स्पीयर को देखकर मी गोंजी को कहता है इसके स्पीयर से बच कर रहना, ये काफी पावरफुल मैजिकल वेपन है और ये एक ऑर्डिनरी डिवाइन वेपन से काफी पावरफुल है। मी गोंजी भी ये सुनकर केयरफुल हो जाती है और ये सर हिलाती है। मी गोंजी के बॉडी से गोल्ड और सिल्वर लाइट फ्लैश करता है, इसका पिकॉक फेदर भी निकल कर सामने आता है। एक तरह का डिफरेंट ही पावर इसके बॉडी को कवर किए हुए है। ये अपने टियांजी डांस को भी परफॉर्म करती है। ये देखकर मानते भी सरप्राइज होता है जब ये नोटिस करता है कि इसके इटर्नल नाइट डोमेन में स्पेस का पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और इसका पावर वीक हो रहा है। मी गोंजी इस टाइम पर अपने अराउंड के स्पेस को कंट्रोल कर रही है और ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टोटली डिफरेंट पर्सन दिख रही है। इधर वीआईपी रूम में स्काई फॉक्स डीमन एम्परर, व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर, जिंगफिंग डीमन एम्परर और पिकॉक डीमन किंग ये सभी इस मैच को देख रहे हैं और पिकॉक डीमन किंग इनकी आंखों से आंसू आ जाता है। ये देखते हैं कि इनके क्लैन की प्रिंसेस कितना ज्यादा हार्ड फाइट कर रही है और साथ ही जब ये देखते हैं कि इनके क्लैन के एंसेस्टर का ये टियांजी डांस मी गोंजी परफॉर्म कर रही है और वो भी काफी ब्यूटीफुली, तो फिर ये काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। इस तरह का डांस कोई भी डीमन एम्परर भूला नहीं है, खास करके स्काई फॉक्स डीमन एम्परर। इधर फाइटिंग स्टेज पे अभी भी सिल्वर लाइट ब्लैक पर्पल लाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मानते अभी और वेट नहीं कर सकता और ये अपने स्पीयर को चार्ज करता है, ब्लडी और स्पीयर का इंक्रीज करता है, स्पीयर से रेड कलर का लाइट भी निकलता है। इधर मी गोंजी भी इस ऑरा को फील करती है। पूरा ही स्काई अब एक तरह के किलिंग ऑरा से भर चुका है। मी गोंजी अभी भी गॉड लेवल पे नहीं गई है तो टियांजी डांस का फुल पावर अभी भी रिलीज नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा ये कर सकती है ये करती है। ये ऑलरेडी अपने लिमिट पे है। देखते ही देखते एक जोरदार कॉलिजन होता है टियांजी डांस से निकलने वाला ऑरा और ब्लड किलिंग ऑरा के बीच में, और फिर बूम एक जोरदार साउंड आता है। कॉलिजन में काफी एनर्जी भी रिलीज होता है जो कि इन दोनों के पास भी आ रहा है। इस टाइम पे मी गोंजी का टियांजी डांस भी काफी इफेक्ट होता है और साथ ही इसका बॉडी भी इफेक्ट होता है। इस टाइम पे इसका माइंड में एक आवाज आता है और ये अपने माइंड को शांत करने का ट्राई करती है, क्योंकि मानते कि स्पीयर में काफी कस्ड सोल भी है जो कि किसी के भी माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं और ये स्पीयर से निकल भी रहे हैं। कॉलिजन के टाइम पे इन सोल के चिल्लाने का आवाज भी सुना जा सकता है। इधर दो रेफरी भी इस फाइट को देख रहे हैं और ये सोचते हैं कि क्या इन्हें इस फाइट को रोक देना चाहिए। सडनली इन्हें इस फाइट में एक आवाज आता है कॉलिजन के टाइम पे और ये देखते कि रेड कलर ऑफ लाइट फ्लैश करता है जो कि मानते को काफी जोरदार हिट किया है। अभी थोड़ी देर पहले तांग सांग अपने पावर का यूज कर ये मी गोंजी के बॉडी के अंदर एक तरह के पावर को अवेकन कर दिया था, जिसके कारण से ये रेड लाइट भी निकला है और ये रेड लाइट मानते को काफी इंजर किया है। रेफरी भी देखते हैं कि ऊपर से मानते नीचे की ओर गिर रहा है। ब्लडी स्पीयर भी इसका 2 पार्ट में टूट चुका है। ऑडियंस भी नहीं जानते कि कॉलिजन के टाइम पे अभी क्या हुआ है, क्योंकि ये सभी काफी फास्ट हुआ है। मानते का कंडीशन सही नहीं है। इसका ब्लड स्पीयर लाइफ वेपन है जो कि टूट चुका है। इसका सर पे जो हॉर्न है वो भी इस कॉलिजन में ब्रेक हो चुका है। सडनली ऊपर स्काई में एक तरह का फिगर अपीयर होता है। इसे देखकर तुरंत ही तांग सांग मी गोंजी के पास में आ जाता है। इस फिगर से काफी किलिंग ऑरा भी फील किया जा सकता है। तांग सांग फील कर सकता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसका किलिंग
हीलिंग ऑरा भी उतना ही पावरफुल है। ये और कोई नहीं बल्कि मानते का ग्रैंडफादर है, डार्क डीमन एम्परर। तांगसंग और मी गोंजी के साइड में व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी आ जाते हैं और ये इनके साथ में खड़े हैं और ये डार्क डीमन एम्परर को कहते हैं तुम क्या रूल को ब्रेक करना चाहते हो। इस पर ये कहता है तुम्हें पता है इसने अभी क्या किया है। इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिशन है और इस फाइट में कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है। जो भी अब तक हुआ है ये रूल के अंडर में ही हुआ है। डार्क डीमन एम्परर अपने ग्रैंडसन को यहाँ पे नीचे लेटा हुआ देखते हैं। ये इस टाइम पर ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाते और ये अपने ग्रैंडसन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, मगर ये यहाँ पे कुछ किए नहीं। ये व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर से डरते नहीं है, बल्कि ये इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किए क्योंकि ये भी रूल को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पे काफी लोग भी देख रहे हैं, ऑडियंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी अब यहाँ से चले जाते हैं। इधर ऑडियंस काफी चीयर करते हैं। ऑडियंस में भी कुछ सोचते हैं कि पीकॉक रेस है इतना पावरफुल कब से बन गया है। मानते को ड्रैगन फैमिली ने कल्टिवेट किया है और इसे काफी सारे रिसोर्सेज भी मिला था इसके कल्टिवेशन के टाइम पे, मगर फिर भी यह हार गया। इधर तांगसंग मी गोंजी को उठाकर स्टेज से बाहर आता है। इस फाइट में इसने अपने लिमिट को ब्रेक कर अपनी एनर्जी को रिलीज किया था और ये भी इंजर्ड हुई है। इसका मेंटल पावर भी खत्म हो चुका है और ये बेहोश हो चुकी है। इसे रेस्ट करने का जरूरत है। मानते के साथ फाइट में मी गोंजी के बॉडी से उस टाइम पे एक रेड लाइट भी फ्लैश किया था और ये रेड लाइट के कारण से ही मानते डिफीट हुआ है। किसी को भी नहीं पता कि ये रेड लाइट कहां से आया, मगर तांगसंग ये बात जानता है। जब ये गॉड किंग हुआ करता था फिर इसके पास में इसका सी गॉड ट्राइडेंट हुआ करता था जो कि एक काफी पावरफुल डिवाइन वेपन था। लेकिन तांगसंग एक और गॉड कहलाता था, असुरा गॉड। तो इसके पास असुरा गॉड का भी एक डिवाइन वेपन था, लेकिन ये वेपन को तांगसंग ने सियावू को दे दिया था और ये वेपन इन दोनों से ही कनेक्टेड था। जब चाहे तब तांगसंग इस वेपन को यूज कर पाता था और इसी वेपन से लाइट निकला था जो कि रेड कलर का लाइट था और इस स्वॉर्ड के पावर के कारण से ही मानते इस टाइम पे डिफीट भी हो गया है। पिछले लाइफ में तांगसंग अपने वाइफ को खो दिया था। इसने सभी थिंग को ट्राई किया था अपनी वाइफ को सेव करने के लिए, मगर ये उसे सेव ना कर सका। लेकिन एंड में इसने असुरा गॉड के डिवाइन वेपन को इसके सोल के साथ में मर्ज कर दिया ताकि ये रीइंकार्नेट हो सके और इसका पुनर्जन्म हो सके। उस टाइम पे ये यही सोच कर डाला था इसके बॉडी में कि जब ये न्यू वर्ल्ड में जन्म ले लेगी फिर अगर ये डेंजर में होती है फिर डिवाइन स्वॉर्ड का पावर इसका हेल्प कर सकता है इसे जिंदा रखने में। और इस फाइट में जब मी गोंजी डेंजर में थी फिर इसके सोल के अंदर से स्वॉर्ड का लाइट रिलीज हुआ है और तांगसंग सोचता है कि ये मी गोंजी का हेल्प करेगा इसके स्वॉर्ड के साथ में इसका कम्युनिकेशन को अच्छा करने में। जब ये एक गॉड लेवल पर चली जाएगी फिर उस टाइम पे इसका डिवाइन पावर भी डेवलप हो जाएगा। उस टाइम पे ये स्वॉर्ड को यूज भी कर सकेगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।